अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। बस बहुत हो चुका, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त की मुझ में ताब नहीं। मैंने ठेका नहीं ले रखा सारे ज़माने को खुश करने और ख़ुद अजियत उठाने का। प्लीज़ सबा, तुम समझने की कोशिश करो। बेशक अम्मी ज़ुबान की तेज़ हैं मगर दिल की बहुत अच्छी हैं। तुम भी थोड़ा लचक का मुजाहरा तो करो। क्यों, आखिर मैं ही क्यों झुकूँ? हर वक्त की रोक टोक, उठते बैठते तंज, आने जाने पे पाबंदी, हर काम करने पे सौ सौ बातें बनाती हैं बड़ी भी। किया कराया मिल जाता है ना सब कुछ, इसलिए बातें भी आ जाती हैं। आज अगर मैं चली जाऊँ तो छठी का दूध याद आ जाएगा। सबा के कटीले लहजे ने अहमद के जिस्म में अंगारे भर दिए। हाँ तो जाने का शौक है तुम्हें, ये भी पूरा कर लो। आखिर तुम्हारे इस घर में आने से पहले भी सब कुछ चल रहा था। ये अम्मी जान है जिनकी ठंडी तबीयत की वजह से घर संभला हुआ है, वरना तुम जैसी औरतें तो मिनट न लगाएं घर उजाड़ने में। अहमद के दिल की तमाम तर तलखी लफ्ज़ों में सिमट कर सबा की समातों में सीसा उड़ेल गई। मैं घर उजाड़ने वाली हूँ तो बसाने वाली ले आओ। एक यही हसरत तो है तुम्हारे दिल में। अव्वल रोज़ से तुम्हें मेरा वजूद नागवार गुजर रहा है। तुमने मुझे बीवी समझा ही नहीं, और तुम्हारी माँ, उसने तो मुझसे सौतनों वाला रवैया रखा है। शट अप बदजुबान औरत। अहमद का पूरा हाथ उठा और उसके चेहरे पे 5 उंगलियों के निशान सब्त हो गए। वो यकटिक चेहरे पे हाथ धरे उसे बेयकीनी से देख रही थी। सच तो यह है, तुमने इस घर को अपना घर ही नहीं समझा। तुमने मेरी माँ को अपनी माँ की बजाय सास समझा। बुढ़ापे के बावजूद वो अपनी इस्तात भर काम करती हैं, फिर भी तुम्हें बुरी लगती हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अपनी माँ की नाफरमानी और तज़हीक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपना रवैया दुरुस्त कर लो। मैं अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर मुझे इस घर में 1 मिनट नहीं रहना। अगर तुम्हें अपना घर और अज़दवाजी ज़िंदगी अजीज़ है तो मुझे अलग घर चाहिए, वरना मैं वापस नहीं आऊँगी। उसने खुदसर लहजे में तीर चलाते हुए अपनी चादर ओढ़ी और बाहर के दरवाजे का रुख किया। एक बात गौर से सुन लो, अगर तुमने इस घर की दहलीज पार की तो फिर वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। मैं ना तो तुम्हें बुलाऊंगा ना लेने आऊँगा। अगर तुम खुद आना चाहो तो ये सोच लेना कि रहना इसी घर में है, अदब और तहजीब व इखलाक के दायरे में, वरना हमारे रास्ते अलग होंगे। अहमद ने इसके तेवर देखते हुए खबरदार किया। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसकी मानता है और कितने पानी में है। उसे चैलेंज करती हुई वो बाहर निकल गई। रोड पे आते ही उसे टैक्सी मिल गई। अपने मेके का रास्ता बताकर परेशान ख्यालों से तवज्जो हटाने को वो बाहर के मनाजिर में खुद को गुम करने की कोशिश करने लगी। यही रास्ते थे जिन पर से गुजरते हुए उसने मेके से ससुराल तक का फासला तय किया था और एक नई और असल ज़िंदगी का आगाज़ किया था। और आज यही रास्ते वापसी का सफ़र तय करते हुए उसे हैरत से देख रहे थे। जब अहमद से उसकी शादी हुई थी तो वो बीए की स्टूडेंट थी और अभी घरेलू जिम्मेदारियों से नबर्द आजमा होना सीखा भी ना था। घर में तो हमेशा भाभी तमाम काम किया करती थी। उसे ना तो घरेलू काम काज से दिलचस्पी थी, ना भी इसकी ज़रूरत समझती थी। बड़ी बहनें करीब में ब्याही गई थी। 2 चक्कर लाजमी उनके घर लगा करते, हमरा शोहर भी होते और भाभी किचन में अकेली लगी रहती। रिश्तेदार भी काफ़ी थे। कुछ अम्मी की दोस्तियां बढ़ाने और मिलने मिलाने का खप्त रहा करता था, तो हर रोज़ मेहमानदारी का सिलसिला चलता। फिर मशरूबात, चाय, क़यामत आम का तवील दौर। भाभी बेचारी हलकान हो जाती। अम्मी कभी झूठे मुँह ना कहती कि सबा भाभी के साथ कुछ काम करवा दो। वैसे भी उनके ख्याल में यही तो उसके आराम के दिन थे। हल्ला गुल्ला, टेलीफोनिक, फ्रेंड्स, गपशप, पार्टीज़, ये सब, और पढ़ाई। इतना कुछ करने के बाद सबा के पास टाइम ही कहाँ बचता था कि कुछ करती। इतना कुछ करके वो थकन का शिकार हो जाती
और फिर उसके हफ्ते का बेड रेस्ट पक्का हो जाता। और ऐसे में जो भाभी से उसकी नाज बर्दारी में ज़रा सी भी कोताही हो जाती तो फिर अम्मी की जूती और भाभी का सर वाली मिसाल सादिक आती। तुम क्यों चाहोगी कि बच्ची सेहतमंद हो? अरे भाभियाँ कहाँ देख सकती हैं कि नंदे ज़रा आराम सुकून करें। कैसे नाजो पली बच्ची है मेरी, मुरझा गई है, जाने किस डायन की नज़र खाती जा रही है इसे। अम्मी का इशारा साफ भाभी की तरफ होता था, मगर वो अनसुनी करके फ़र्श से दूध साफ करने में लगी थी जो सबा ने खुद ही हाथ मार के गिराया था, और गुस्से का निशाना भाभी बनी हुई थी। इसी तरह के अजाब में ज़ेबा भाभी पिसती रहीं। वो तो भला हुआ जैतून खाला का कि उन्होंने अपने जानने वालों में सबा की बात करके उनके असाब में कमी कर दी। अहमद उन दिनों बैंक में असिस्टेंट मैनेजर था। तनख्वाह तकरीबन 70-80 हज़ार के करीब थी। इंतहाई पुरकशिश पर्सनालिटी, मुतनासिब कदोखाल, दराज कद और पुरवकार शाइस्ता अंदाज़े गुफ्तगू, ये वो सफ़ात थी अहमद की जिन्होंने इकरामुल्लाह और शगुफ्ता बेगम यानी सबा के वालिदैन को भी पहली मुलाकात में मुतासिर कर दिया। उनके लिए सबसे ज़्यादा बाइसे इत्मीनान बात अहमद का इकलौता होना था। बाप ट्रैफिक हादसे में वफ़ात पा चुका था और माँ जो किसी ज़माने में स्कूल टीचर थी, उन्होंने अपनी मेहनत व मुशक्क़त से अहमद को परवान चढ़ाया और आला तालीम के साथ साथ दीगर तमाम तरबियत बअहसन तरीके से की और अहमद को एक पुरएतमाद शख्सियत बनाने में अहम किरदार अदा किया। शादी से पहले तो अहमद और उसकी वालिदा को सबा बहुत अच्छी लगी। मासूम, खूबसूरत, नाजुक अंदाम और खुश इखलाक, मगर शादी के पहले महीने में ही उसके जौहर खुल के सामने आ गए। दिन के 11 बजे तक सोए रहना उसकी रूटीन थी, जिसमें शादी के बाद भी फ़र्क ना आ पाया। 11 बजे उठने के बाद वो बात के लिए तैयार होती, फिर अहमद की वालिदा उसके लिए नाश्ता तैयार करती। नाश्ते के बाद वो अपनी अम्मी को फ़ोन करती या फिर किसी फ्रेंड को, आखिर में अहमद को। इस अमल में 2 घंटे सर्व करके वो टीवी लाउंज का रुख करती, टीवी वगैरह ऑन करके कोई मूवी देखनी शुरू कर देती। यूं ही दिन ढल जाता और उसकी सास शाम के खाने की तैयारी में अकेली ही लगी रहती। घर के किसी काम से उसे कोई गर्ज न थी। सफाई सुथराई किसकी जिम्मेदारी है, किचन कौन संभालता है, आए गए की खातिर मदारत कौन करता है, उसका काम बस ऐशो आराम और तफरीह था। अहमद लंच हमेशा ही घर करता था और शादी के बाद भी ये रूटीन कायम थी। वो देखता तो सब था मगर कहता ना था। आहिस्ता आहिस्ता जब शादी के 2-3 माह गुजर गए और सबा ने घर में अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना किया तो अहमद ने उसे घर के कामों की जानिब रागिब करना शुरू कर दिया। मारे बांधे बहाने से घर के कामकाज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया उसने, मगर जल्द ही वो इस नागवार जिम्मेदारी से उकता गई और उसने घर के कामों में से एक बार फिर हाथ खींच लिया। जबकि कमज़ोर सी साबरा बेगम यानी उसकी सास खराबियत तबीयत के बावजूद जुटी रहती। जाहिर है कि ये सब अहमद को नागवार गुजरता कि जवान बेटे और बहू के होते वो अपनी हिम्मत और इस्तात से बढ़ के काम करती, थक जाती तो वो सबा को भी टोक दिया करती, और ये सब सबा की बर्दाश्त से बाहर था। उसे रोक टोक सुनने और काम करने की आदत न थी, जबकि अहमद और उसकी वालिदा को उसका फारिग बैठ के फ़ोन से चिमटे रहना और मूवीज़ देखना पसंद न था, और अक्सर इसी बात पर उनमें झगड़ा रहने लगा। हालांकि देखने को ये बहुत छोटी बात थी और सबा के लिए ये सब करना मुश्किल भी न था, मगर फिर भी उसे 3 इंसानों का नाश्ता, खाना, कपड़े धोना अजाब लगता था। अब तो अहमद ने बर्तन धोने और झाड़ू सफाई के लिए मासी भी रख ली थी। फिर भी सबा को जब कपड़े धोना पड़ते तो वो सिर्फ अपने और अहमद के कपड़े धोती। साबरा बेगम के कपड़े यूं ही पड़े रह जाते, वो अपने हाथों से कपड़े धोती थी। उस रोज़ भी उसने ऐसा ही किया था, अपने और अहमद के कपड़े धोकर तार पे फैलाए, जबकि साबरा बेगम के कपड़े वहीं छोड़कर अपनी सहेली का फ़ोन सुनने लगी। आधा घंटा बातों में लगाकर कोई मूवी देखने बैठ गई। घर पे खाने का भी कोई इंतज़ाम न था। अहमद लंच टाइम में ऑफिस से आया तो सहन में कदम रखते ही उसकी पहली नज़र अपनी अम्मा पे पड़ी, जो अपने कपड़े और बिस्तर की चादरें धो रही थी।
اور دوسری طرف نظر لاؤنج میں میک اپ زدہ چہرے اور زبردست فٹنگ کے جدید تراش خراش کے سوٹ میں چپس کھاتی کوئی نئی مووی دیکھتی صبا پہ پڑی۔ امی آپ خود کام کر رہی ہیں، صبا کہاں ہے؟ وہ دھو دیتی آپ کے بھی کپڑے۔ اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کے انہیں اٹھایا۔ بیٹے اس نے اپنے اور تمہارے کپڑے دھو لیے تھے۔ صابرہ بیگم یہ کہہ کے چپ ہو گئیں۔ تو پھر کیا ہوا، آپ کے بھی دھو لیتی، جب آپ کی بہو موجود ہے تو آپ کیوں کام کر رہی ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اب آپ اس عمر میں بھی اپنے کام خود کریں۔ اس نے محبت سے ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ نہیں بیٹا، یہ کون سا بڑا کام ہے، ویسے بھی تو اب عادت سی ہو گئی ہے، آج نہ دھوؤں تو کل دھونے پڑیں گے۔ انہوں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ بیٹا میں تو ہمیشہ اپنے کپڑے خود ہی دھوتی ہوں، کیونکہ صبا صرف تمہارے اور اپنے کپڑے ہی دھو کر اپنا من پسند ٹی وی چینل دیکھنے بیٹھ جاتی ہے۔ میرے کپڑے یوں ہی پڑے رہ جاتے ہیں، سو میں خود دھو لیتی ہوں۔ اور یہ وہ بات تھی جس نے احمد کو چراغ پا کر دیا۔ اسے جھٹکے سے لاؤنج میں بیٹھی صبا کو اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا صحن میں لایا اور شدید غصے میں بولا، جب میں نے 100 بار بکواس کی ہے کہ امی کے کام تم خود کیا کرو، تو پھر تم پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو خود ہی تو کرتی ہیں۔ آج اگر انہوں نے ایک سوٹ دھو لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ بات قیامت کی نہیں، صرف احساس کی ہے۔ اگر میری ماں کی جگہ تم خود اپنی ماں کو رکھو تو کیا پسند کرو گی تمہاری ماں اس عمر میں اپنے کام خود کرے؟ میری ماں کو ضرورت نہیں ہے، ان کی بہو موجود ہے سب کچھ کرنے کے لیے، اس نے بڑے غرور سے کہا۔ اور تم خود بھی تو کسی کی بہو، اپنے متعلق کیا رائے ہے تمہاری؟ احمد کا طنزیہ لہجہ اسے جلا گیا۔ میرا کسی سے موازنہ مت کریں، میں زر خرید لونڈی نہیں ہوں، میں نے اپنے گھر میں کبھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور مجھے کام کرنے کی عادت نہیں، خاص طور پہ ایسے کاموں کی اور اس طرح کے رویے کی۔ گھر، شوہر اور ساس کو اپنا سمجھو، برداشت اور نرم طبیعت پیدا کرو، خود کو خوش رکھنے اور گھر کو سکون دینے کی کوشش کرو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جو صبا کو ناگوار گزری۔ احمد نے تنبیہ کی تھی، بس بہت ہو چکا، میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے سارے زمانے کو خوش کرنے اور خود اذیتیں اٹھانے کا۔ اور پھر دونوں کی دو بدو لڑائی میں جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اس نے گھر چھوڑ دیا۔ باجی جی آپ کا گھر آ چکا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب ٹیکسی والے پٹھان ڈرائیور کی آواز اسے خیالات کی دنیا سے باہر کھینچ لائی۔ اسے ٹھنڈی سانس بھر کر پیچھے رہ جانے والے راستے کو دیکھا اور نیچے اتر کر پرس میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے آئے بغیر گنے ڈرائیور کے ہاتھ پہ رکھے آگے بڑھی۔ ارے باجی باقی پیسے تو لے لو۔ ڈرائیور کی آواز انسنی کر دی وہ تیزی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بھابھی پہ پڑی جو فون پہ بڑے خوشگوار لہجے میں کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بھاگ کے تخت پہ لیٹی امی سے لپٹ گئی۔ بھابھی نے خاص سے ناگوار انداز سے اس ملاپ کو دیکھا اور اس کے سلام کا جواب بھی شاید منہ ہی میں دیا کہ وہ سن نہ پائے، اور پھر ٹی وی لاؤنج میں گھس گئی۔ انہیں اس بات سے غرض نہ تھا کہ صبا کتنے عرصے بعد آئی ہے۔ امی کھانا کھلانے سے کچن میں لائیں تو وہ وہیں بیٹھ کے اپنی کتھا سنانے لگی۔ تمام رام کہانی سننے کے بعد اسے اپنے موقف پہ ڈٹے رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے امی نے زبردستی اسے کھانا کھلایا اور آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ شام کو اویس بھائی آفس سے لوٹے تو بھابھی اپنے میکے جانے کے لیے تیار تھیں۔ کھڑے کھڑے صبا کی خیریت پوچھی اور انہیں لے کے چلے گئے۔ امی یہ بھابھی کیسی ہو گئی ہیں، خود سر اور بدتمیز، اور بھیا بھی کتنے بیگانے لگتے ہیں۔ صبا کا دل دکھا تو امی سے شکوہ کیا۔ ہاں جب سے تمہارے ابو کی وفات ہوئی ہے یہ تبدیلیاں از خود آ گئی ہیں۔ زنیرہ اپنے میاں کے ساتھ کراچی چلی گئی، سال کے سال بمشکل چند دنوں کے لیے آتی ہے، اور ثنا اس کو اپنے گھر کے بکھیڑوں اور بچوں سے فرصت نہیں ملتی۔ پھر تم بھی نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ زیبا نے کام چھوڑ دیے۔ دیکھو پہلے بھرے پورے گھر کا کام خود کرتی تھی، اور اب کل 3 نفوس ہیں، مگر بیگم نازک مزاج ہو گئی ہیں۔ اویس تو اب خود بیوی کا دم بھرنے لگا ہے، اسے سب کوتاہیاں ہماری نظر آتی ہیں۔
जाने इस नागिन ने क्या जादू किया है कि बिल्कुल बदल के रह गया है। ऑफिस जाते हुए ना पहले की तरह सलाम करने आता है, ना आके पास बैठता है। सुबह गेट तक भी बेगम साहबा छोड़ने जाती है और शाम को भी बीवी को लेकर सैर सपाटे पे निकल जाता है या खाना खाकर कमरे में बंद हो जाते हैं। कपड़े धोने के लिए नौकरानी आती है, मगर वो सिर्फ बहू बेगम के कपड़े धोती है, मेरे नहीं। ये तो दोनों बाजार जाते हैं खाना खाने, बच्चों को घुमाने के बहाने, और मैं अकेली अपने लिए पकाती हूँ अपना खाना। बताते बताते अम्मी रोने लगी। ये तो गलत है, सारा सर जाती है और नाइंसाफ़ी। इतने अरसे से ये सब हो रहा है और आपने मुझे बताया नहीं, हालांकि मैं रोज़ फ़ोन करती हूँ आपको। खैर अब भैया आ जाएं तो पूछती हूँ, और बहू बेगम की ऐसी लगामें खींचती हूँ कि सर उठाना भूल जाएगी। नहीं, तुम कुछ मत कहना, हालात अब बस में नहीं रहे। अवैस सिर्फ बीवी का दम भरता है, किसी की नहीं सुनता। और ज़ेबा भी पहले जैसी डरपोक और दब्बू नहीं रही, तो कुछ कह सुन के बात गंवाने का क्या फ़ायदा। ज़िंदगी के 4 दिन हैं, रोते धोते गुजर जाएंगे। मगर क्यों अम्मी, आप एहतजाज करें, भाई को बताएं। जब बहू खुद सर हो जाए तो कुछ कहना सिर्फ अपनी बेइज्जती को दावत देने के बराबर है। शगुफ्ता बेगम की बात से वो यकदम साकित हो गई। कुछ इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज साबरा बेगम ने भी कहे थे अहमद की कही बात के जवाब में, मगर नहीं, इन्हें तो आदत है यूं ही बेकार बेतुका बोलने की। भला मेरा और ज़ेबा भाभी का क्या मुकाबला, उसने दिल में सोचा। अम्मी आप मुझे बात तो करने दें, वो होती कौन है ऐसा करने वाली। जब फ़ायदा ही नहीं तो रहने दो बस, 4 दिन के लिए आई हो, नया फसाद मत खड़ा करो। अम्मी के मजबूर करने पे वो खामोश हो गई, जबकि भाभी खिलाफे तवक्को दूसरे दिन ही आ गई। मूड वही रूखा फीका, सरसरी सी बातचीत। बच्चों की ट्यूशन के लिए उन्हें बिठाया तो खुद किचन में मसरूफ़ हो गई। वहाँ से फारिग होकर नहा धोकर तैयार हुई और टेरेस पर टहलने लगी। सबा को बहुत भूख लगी हुई थी, भूख वैसे भी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो किचन में आई, बिरयानी, शामी कबाब, दही का रायता, कढ़ाई गोश्त तैयार देखकर उसकी भूख और भी तेज़ हो गई। उसने प्लेट में बिरयानी डाली, ऊपर एक कबाब रखा और ज़रा सा रायता डाला, और अभी पहला निवाला मुंह में गया था कि भाभी प्लेट पर चील की तरह झपटी। मेरी बहन और बहनोई आ रहे हैं, ये सब तो मैंने उनके लिए तैयार किया है। इतनी गर्मी और तपिश में अकेली लगी रही हूँ, लेकिन खुद कुछ चख के भी नहीं देखा, और तुम भूखों की तरह शुरू हो गई। तुम्हारी माँ की परहेजी वाली मूंग और चावल पके हैं, वही तुम खा लो, वो सख्त लहजे में कहती बाहर निकल गई। सबा कितनी देर बेयकीनी के आलम में बैठी रह गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही भाभी हैं जो बेजुबान गाय लगा करती थी, और सारा घर उन्हें बेतरह कोसता, जलाता, मगर वो मुंह से लफ्ज़ तक न निकालती थी। और अब बोलने पे आई तो किसी को कुछ कहने के काबिल ही ना छोड़ा। क्या ये उसका अपना अक्स नहीं था जो नज़र आ रहा था, मगर उसका दिमाग समझने से कासिर था। भाभी अपनी बहन के साथ गपशप करने में मसरूफ़ थी। वो जो उनकी बहन से सलाम दुआ करने की गर्ज से आ रही थी, ठटक के दरवाजे के बाहर ही रुक गई। बस क्या बताऊं, तुम चुप ही रहने दो तो अच्छा है। पहले तीनों चुड़ैलें सर पे सवार रहती थी, अल्लाह अल्लाह करके छोटी डाइन कहीं दूर ब्याही गई थी। कुछ सुकून मिला था, मगर नसीब में था ही नहीं तो मिलता कैसे। हर तीसरे दिन फिर जेलरों की तरह मौजूद होती हैं। मैं तो पहले से तंग थी, अब शोहरों के साथ आई होती हैं, और अवैस वो माँ बहनों के दबाव में मजबूर कैदी की तरह मुझे ही बस सब्र सब्र करने की तलकीन करते हैं। मगर कितना। तीसरी मोहतमा से छुटकारा सबसे मुश्किल था। इंतहाई बदतमीज़, ज़िद्दी, अक्खड़ मिजाज थी, सिर्फ फैशन की दिलदादा। मजाल है जो हिल के पानी का गिलास भी उठा ले। इसने तो मुझे लोहे के चने चबवा दिए थे। ब्याह कर भी जान नहीं छोड़ी। पहली दोनों दूर गईं तो ज़रा सांस हल्का हुआ, फिर ये सर पे सवार, और चोंचले सुनो, जो लच्छन महके में थे वही ससुराल में। कितना बर्दाश्त करते, आखिर तंग पड़ने लगे। मगर लाडली बेगम ने अपने अतवार न छोड़े, घर छोड़ आई।
مگر یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے تو کچھ بتایا نہیں ہوگا نا؟ بھابھی کی بہن پوچھ رہی تھی۔ ارے بڑی گھنی ہے، میسنی ہے، اپنی عزت بنا کے رکھنا خوب جانتی ہے، ادھر سے چاہے جوتے کھا کے آئے، یہاں بڑے احمد کے قصے سناتی رہتی ہے، خود سے کچھ پھوٹی بھی نہیں۔ وہ تو میری ایک دوست کی بہن اسی محلے میں بیاہی ہوئی ہے، اس سے سب پتہ چلا ہے، بلکہ وہ تو بتا رہی تھی احمد کا ضبط آخری حدوں پہ ہے، ذرا اور چھلکانا تو طلاق ہو جائے گی، اور جیسے آپ کی نند کے لچھن ہے نا، اس کا گھر بستا نظر نہیں آ رہا۔ واقعی باجی معاملہ اتنا بگڑ گیا؟ اس سے بھی زیادہ مجھے تو نندیں اور ساس باتیں سناتی تھیں کہ گھر بسانے اور بنانے کا سلیقہ طریقہ نہیں سکھایا میری ماں نے اپنی بیٹی کو۔ تو تم ہی بتاؤ، مجھے جو منہ بھر بھر کے باتیں کرتی تھی، کیوں نہیں اپنی بیٹی کو طریقے سلیقے سکھا دیے؟ وہ کیوں نہ بسنے والے گن خود میں لا سکی؟ ارے میری طرح سب برا بھلا سہتی رہتی تو مانتی اچھے گنوں والی گھر بساتی ہیں نہ کہ اجاڑتی ہیں۔ میرے سامنے تو 3 نندیں ساتھ ساتھ تھیں، اور ساس ان تینوں پہ بھاری تھیں۔ کیسا مشکل وقت میں نے اس گھر میں کاٹا ہے، اوپر سے اویس بھی تب انہی کے قابو میں تھے، یہ تو اب اللہ نے ہی ان کا دل کچھ بدل دیا ہے۔ اس کے سسرال میں تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیبا مزید اپنی بہن کو بتاتے ہوئے بولی۔ بس باجی ہر کوئی آپ کی طرح گھر بنانے والی نہیں ہوتی۔ صبا کے دل و دماغ میں جیسے آندھیاں سی چلنے لگی تھیں، سماعتوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ وہ کیا کر رہی اور کیا سن رہی ہے، دل پہ جیسے یکدم آ گئی کے در واہ ہوئے تھے۔ گھر اثار پسندی اور وفاداری کے اصولوں سے بنتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کر کے محبتوں اور خلوص کے ہنر سے دل فتح ہوتے ہیں۔ جو یہ وصف نہ ہو تو گھر اجڑنے لگتے ہیں، اور گھر اجڑ جائیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ نہ دل نہ دنیا۔ اس کے اندر جو خامیاں نہیں تھی وہ بھی بھابھی نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی بہن کو بتائی تھی۔ ہاں وہ تھوڑی کام چور تھی، مگر اتنی گئی گزری نہیں تھی جیسے بھابھی اس کی پیٹھ پیچھے اسے بیان کر رہی تھی۔ تبھی اسے یاد آیا تھا احمد۔ صبا تم سے محبت مجھے سخت رویہ اختیار کرنے نہیں دیتی، ورنہ جتنا تم مجھے تنگ کری ہو نا، باخدا برداشت نہیں ہو پاتا۔ دل کرتا ہے تمہیں سخت سزا دوں۔ تو دیں سزا، وہ اٹھلائی۔ نہیں دے سکتا، یہی تو تمہارے انداز مجھے مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ محبتیں تھیں جو وہ چھوڑ کے چلی آئی تھی اور جو اچانک اسے یاد آئی تھیں، یہی محبتیں جو سب خامیوں اور کمیوں کے ساتھ اسے برداشت کیے ہوئے تھیں، اور وہ مسلسل ہٹ دھرمی کرتی رہی۔ بھلا کیوں؟ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی خفگی ہوتی رہتی ہے، اور محبت اسے آرام سے دور کر دیتی ہے، مگر انا اور ضد اسے بڑھاتے بڑھاتے نوبت طلاق تک پہنچا دیتی ہے۔ اور جو جدائی کی رت طویل ہو گئی تو میں اس کے بغیر کیسے رہ سکوں گی؟ وہ جو مجھے بری عادتوں کے باوجود برداشت کرتا رہا، اسے میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اسی کے ہمراہ چلنا ہے، چاہے خود کو بدل کے زندگی کو سنوارنا پڑا۔ مجھے اپنا گھر بسانا ہے، بگاڑنا نہیں۔ یہ فیصلہ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کیا تھا۔ پھر اس نے اپنا موبائل سے احمد کا سیل نمبر ڈائل کیا۔ احمد میں تیار ہوں گھر آنے کو، آپ مجھے ابھی لے جائیں۔ مگر اس گھر میں کچھ نہیں بدلا، تمہیں گھر بسانے کو اس گھر کا فرض سمجھ کے سب کو اپنانا ہوگا اور سب کو خوش رکھنا ہوگا۔ احمد سنجیدگی سے بولا۔ میں سب کروں گی، کیونکہ مجھے میرا گھر اور گھر کی خوشی بہت عزیز ہے، اور میں اپنے گھر اپنے پیاروں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، وہ بھر آئی ہوئی آواز میں بولی۔ ایک بار پھر سوچ لو، سمجھ لو، کیونکہ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، احمد بولا۔ احمد میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میرے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں آفس سے واپسی پہ تمہیں لے لوں گا۔ اس کی آواز میں ایک دم ہی چہکار لوٹ آئی تھی۔ صبح فون بند کر کے مڑی تو زیبا بھابھی اور امی کھڑی تھیں۔ بہت اچھا، زبردست، بر وقت اور درست فیصلہ کیا ہے تم نے، اور واقعی اس فیصلے سے بہتر تمہارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ گھر بنانے بہت مشکل اور توڑنے بہت آسان ہوتے ہیں۔
टूटने में पल, बनने में सदियाँ। ज़ेबा भाभी ने उसके शाने पे हाथ रखते हुए कहा। सबा ने निगाहें उठाकर शिकवा कना अंदाज में लम्हा भर उन्हें देखा और फिर निगाहें फेर लीं। और मेरी बहन, जाने से पहले अपनी गलतफहमी दूर कर लो। मेरी ज़ुबान से जो निकला, जो तुमने सुना, वो सब मुझे माफ़ कर देना, मगर इतना ज़रूर सुन लो कि वो सब तुम्हारी बेहतरी के लिए था। तुम्हें एक बुरे फैसले, बुरे वक्त के असरात और नताइज से बचाने के लिए मैंने और अम्मी ने सोची समझी स्कीम के तहत ये सब किया, ताकि तुम अपने घर को बचाने का सोचो, अपने लिए कुछ दुरुस्त फैसला करो, समझो हालात को। और वो हैरत ज़दा आंखें फैलाए दोनों को देखती जा रही थी। छोटी छोटी बातों पे अगर तुम आए रोज़ अपना घर छोड़ के यूं ही मेके आन बैठोगी, तो लोग भले तुम्हारे मुंह पे नहीं मगर पीठ पीछे तुम्हारे बारे में ऐसी ही या इससे भी गिरी हुई बातें ही करेंगे, जो सुन के यकीनन तुम्हारा दिल बहुत आज़रदा हुआ होगा। मगर ये मेरी नहीं, दुनिया की ज़ुबान थी जो तुम्हें सुनाई देना ज़रूरी थी। आइंदा ज़िंदगी में किसी भी छोटे मोटे झगड़े को इतना तूल मत दो कि बात यहाँ तक पहुँचे, और कोशिश करो जब अहमद का मूड ख़राब हो तो उसके आगे ज़ुबान दराजी ना की जाए। मर्द को औरत की ज़ुबान दराजी हमेशा तैश दिलाती है। तुम्हारे झगड़े के बाद अहमद भाई ने फ़ोन किया था और सारी सूरत हाल बताकर अम्मी से दरख्वास्त की थी कि तुम्हें समझाएं। वो उन सब अल्फाज पे शर्मिंदा थे जो उन्होंने तुमसे कहे, और अपने रवैये पे भी काफ़ी माजरत खा थे, और गुस्से में उनका हाथ उठ गया। इस पे तो वो अच्छे खासे माजरत खा थे और आइंदा के लिए ख़ुद को सुधारने का भी वादा किया है। मैंने और अम्मी ने जिस हद तक हो सकता था उन्हें समझाया है, और वो समझ भी गए हैं, मगर कुछ जगहों पे वो मजबूर हैं। सबा अपनी माँ को छोड़ नहीं सकते, अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए जिस हद तक हो सकता है उन्होंने एक मुलाजमा भी रख दी है। बाकी घर की असल जिम्मेदारी तो बहरहाल तुम्हें ही देखनी है, साबरा आंटी को नहीं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है सबा? अहमद भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो किसी भी सूरत तुम्हें नहीं छोड़ना चाहते। मगर गुस्से में मेरी प्यारी बहन ऐसे अल्फाज अक्सर ही मुंह से निकल जाते हैं। बस फिर हमने तुम्हारे आने से पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि तुम्हें ऐसा रवैया दिखाएंगे कि तुम यहाँ से चलती बनो और अपने आप में ही तब्दीली पैदा करने की कोशिश करो। वरना तो ना तो ये घर तुम पे तंग है, ना यहाँ के मकीनों की मोहब्बत और खलूस में कमी आई है। सब वैसा है जैसा था। और छोटी बहन समझ के कह रही हूँ, अज़दवाजी और खानगी ज़िंदगी के तकाज़ों को समझो। एक छत के नीचे रहना ही शादी नहीं, एक दूसरे का एहसास करना, साथ देना अहम है। बुरे वक्त को मिलजुल के शेयर करना भी ज़रूरी है। मियाँ बीवी को एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए, ना कि कमज़ोरी। भाभी ने मोहब्बत से उसके सर पे हाथ रखा और वो उनके गले लग गई। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुशियाँ और सुख दे, बशर्ते के खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी रखो। वो उसके आंसू पोंछते हुए बोली। शाम में अहमद से लेने आ गए। वो उनके साथ जाने पर मसरूर भी थी और अपने किए पे शर्मिंदा भी। कितना अच्छा है वो शख्स, मुस्कुरा के सब गम भुला दिए। और मैं उसको दुख देते हुए किस हद तक जा रही थी। उसकी आंखें नम होकर छलकने को बेताब हुई तो वो अंदर को भागी। भाभी कुछ देर बाद उससे नहाकर कपड़े बदलने का कह गई। उसके शावर लेने तक खाना तैयार था। सब ने एक साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खाया। अहमद रहन उसके सामने था। गाहे व गाहे उस पे गहरी नज़र डालता और वो चोर सी बन जाती। फिर ढेरों मोहब्बतों और नसीहतों के साथ वो अहमद के हमरा वापसी के सफ़र पे गामजन हो गई। और घर पहुंचते ही वो कुछ देर साबरा बेगम के पास बैठी, फिर अपने कमरे में आ गई। वही कमरा जो अपने शरीके हयात से उसकी मोहब्बतों और कुर्बतों का गवाह था। और उसने जैसे ही कमरे में कदम रख के निगाहें उठाई तो गोया साकत रह गई। पूरा बेडरूम असली गुलाब की तरोताज़ा पत्तियों से भरा महक रहा था, और ऐन दरमियान में उनकी शादी की तस्वीर के साथ बहुत खूबसूरत कार्ड और गिफ्ट पैक था। ये ख्वाब था या हकीकत? उसकी आंखें भीगती चली गईं। लरसते हाथों से कार्ड उठाकर खोला। आई मिस यू, आई लव यू के अल्फाज के साथ
کئی طرح کے خوبصورت شعر بھی تحریر تھے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے برسنے لگیں۔ اتنی محبت، اتنی چاہت۔ احمر نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھوں کو تھام کے رخ اپنی طرف کیا اور اس نے اپنے بہتے آنسو اپنی ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے۔ بس کر دو یار، یہ رونا دھونا بہت ہو گیا۔ وعدہ کرو اب ہم صرف مسکرائیں گے، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے خوش رہیں گے۔ وہ پیار سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا اور وہ بھی اپنے محبوب شوہر کو دیکھ کے مسکرانے لگی اور دل ہی دل میں اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ اپنے والدین کی بھی شکر گزار تھی، جن کی بروقت تدبیر نے جلد ہی اس کی آنکھیں کھول دی تھی، خاص کر اس کی پیاری بھابھی، جن کے لیے وہ کتنی بدگمان ہو گئی تھی، لیکن وہ اس کے لیے کتنی نیک خواہشات اور جذبات رکھتی تھی۔ سچ ہے، اگر لڑکیوں کو ایسا سلجھا ہوا اور سمجھدار میکا ملے تو سسرال میں زندگی گزارنی بھلے بہت آسان نہیں، مگر کچھ آسان ضرور ہو سکتی ہے۔